प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वंदे संस्कृत मातरम यूट्यूब परिवार पर। मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते हैं, यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट में अर्थशास्त्र का अध्ययन चल रहा है। उसमें विनयाधिकारी के अंतर्गत हमने विगत कक्षा में विगत पाठ के माध्यम से गूढ़ पुरुष उत्पत्ति ही इस प्रकरण को पढ़ा था और आप सभी को पता होगा 7वें नंबर का प्रकरण है। इसके बाद आज हम गूढ़ पुरुष प्रणिधि नामक प्रकरण पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को कल की कक्षा के बारे में ज़रूर पता होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसी से आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की कक्षा में हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के गुप्तचर होते हैं, एक संस्था गुप्तचर हैं और एक संचर गुप्तचर हैं। तो संस्था गुप्तचरों के बारे में हमने कल की जो कक्षा थी, कल का जो पाठ था, कल का जो प्रकरण था, उससे समझा था। और आज के इस प्रकरण से जो गूढ़ पुरुष प्रणिधि नामक है, इससे हम जो संचर गुप्तचर हैं, सत्री, तीक्ष्ण इत्यादि, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम सीधे ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे आप सभी का और जल्दी जल्दी हम इस पाठ को कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये पाठ काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सूक्ष्मतया ज़्यादा विवेचन नहीं करेंगे, संक्षेप में ही आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की पुस्तक से इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। आप सभी इसको समझने का पूर्णतः प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये आज का प्रकरण है। आप सभी कल के प्रकरण को अच्छे ढंग से समझे होंगे, वहीं से ये बिल्कुल कनेक्टेड है। उसमें जो कुछ गुप्तचर बचे हुए थे, अवशेष थे, जो कि संचर गुप्तचर हैं, उनका आज हम विवेचन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकरण का नाम आप ध्यान रखिएगा और क्रमांक भी ध्यान रखिएगा। गूढ़ पुरुष प्रणिधि नामक प्रकरण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें नंबर का ये प्रकरण है। अब इसमें देखिए, जो संचर गुप्तचर हैं, दो प्रकार के गुप्तचर हमने बताए। तो उसमें जो संचर गुप्तचर अर्थात जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बाहर के कार्यों को संभालते हैं, उनको संचर गुप्तचर कहा जाता है। तो राज्य में जो बाहर के गुप्तचर होते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, राज्य से बाहर जा कर के गुप्त बातों को राजा तक पहुंचाते हैं, उन्हीं को संचर गुप्तचर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सत्री, वहाँ पर आपने सबसे पहला गुप्तचर देखा था, सत्री। तो एक एक लक्षण यहाँ पर बताएंगे और उनका क्या कार्य है वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए सत्री को। तो सत्री के बारे में कहते हैं कि ये चास्य संबंधिनो अवश्य भर्तव्यास्ते लक्षणम अंग विद्याम जंबक विद्याम मायागतम आश्रम धर्मम निमित्तम अंतर चक्रम इत्यधीयानाः सत्रिणः संसर्ग विद्यावा। तो सबसे पहला लक्षण दिया सत्री का। सत्री किसे कहते हैं, तो परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। हम इसको जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये चास्य यानी जो राजा के संबंधी होते हैं और राजा को उनको अवश्य यानी आवश्यक रूप से उनका भरण पोषण करना होता है, ऐसे जो लोग होते हैं जो कि लक्षण विद्या में, अंग विद्या में, लक्षण विद्या का यहाँ पर तात्पर्य है जो सामुद्रिक शास्त्र होता है, अंग विद्या अर्थात जो ज्योतिष आदि विद्याएं हैं, जंबक विद्या का मतलब है जो वशीकरण विद्या होती है, मायागत विद्या अर्थात जो इंद्रजाल विद्या होती है, धर्मशास्त्र आश्रम धर्म वाली विद्या, निमित्त विद्या अर्थात शकुन विद्या, शकुन शास्त्र की विद्या, अंतर चक्र विद्या अर्थात पक्षी शास्त्र की विद्या इत्यादि जितनी भी विद्याएं हैं, उन सभी में पारंगत होते हैं ऐसे लोग जो कि राजा के संबंधी होते हैं और राजा का उनका भरण पोषण अच्छे ढंग से करना होता है, अवश्य रूप से करना होता है। ऐसे लोग जो कि इन सभी विद्याओं में पारंगत होते हैं और साथ में कामशास्त्र, संसर्ग विद्या अर्थात जो संसर्ग करने वाली जो विद्या होती है, कामशास्त्र आदि की विद्या, उन सभी में जो पारंगत होते हैं उन्हीं को सत्री कहते हैं। तो सत्री का लक्षण ये है। कुल मिलाकर के आपने देखा होगा सत्री का ये पूरा लक्षण है और परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि सत्रिणः लक्षणेषु न वर्तते, और आपको यहाँ से कुछ भी ऑप्शन में दिया जाएगा कि मायागतम, आश्रम धर्मम। तो ये सारे लक्षण हैं सत्री के, यानी उसके पास जो सत्री होगा उसको लक्षण विद्या का ज्ञान होना चाहिए, अंग विद्या का, माया विद्या का, निमित्त विद्या का, इस सभी विद्याओं का जो है उसे अच्छे ढंग से ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा गुप्तचर। ये सारे गुप्तचर हमने कल आपको बताए थे, दो प्रकार के गुप्तचर। तो दूसरा है तीक्ष्ण नामक गुप्तचर। अब इसका लक्षण क्या है, तो कहते हैं ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनम व्यालम व द्रव्य हेतु प्रतियोध येयुस्ते तीक्ष्णा। अब देखिए ये कह रहे हैं जो जनपद में अर्थात जो अपने देश में, अपने राज्य में
रहने वाले ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि द्रव्य के लिए यानी द्रव्य हेतु अर्थात जो धन आदि के लिए हस्तिनम व्यालम अर्थात धन आदि के लिए अपनी त्यक्तात्मा अर्थात अपनी चिंता भी नहीं करते हैं और हस्ती व्याल अर्थात शिकार कर लेते हैं इनका, जैसे हाथी का शिकार कर देना या व्याल यानी बाघ आदि का शिकार कर देना। तो उनको कोई भी डर नहीं लगता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है, मतलब उनके अंदर बहुत साहस होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे तीक्ष्ण कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो गुप्तचर इनकी संज्ञा होती है तीक्ष्ण गुप्तचर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो गुप्तचर होते हैं उनको तीक्ष्ण कहा जाता है। एक प्रकार से अगर हम इनको आज की डेट में इसका मैं कोई शब्द बताऊं तो जैसे जो किलर होते हैं, जो मारने वाले होते हैं, उन्हीं को तीक्ष्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीक्ष्ण का लक्षण है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लक्षण आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि त्यक्तात्मानः के भवन्ति, या ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि ये जनपदा सुरा भवन्ति तेसाम नाम किम, तेसाम का संज्ञा, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो गुप्तचर है उसका नाम है रसद। ये सारे गुप्तचर हमने कल आपको बताए थे, तो ध्यान रखिएगा, कल की कक्षा अगर जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखिए तो। अब कहते हैं रसद किसे कहते हैं, तो बोले ये बंधुसु निस्नेहा कूरास चालसाश्च तेरसदा। बोले जो अपने भाइयों में, अपने परिवार के लोगों में भी स्नेह नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, अनुराग नहीं रखते हैं, अर्थात उन्हें अपने जो संबंधी होते हैं उनसे भी कोई अनुराग नहीं होता है, उनके साथ भी कोई स्नेह नहीं होता है और बहुत ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जो आलसी लोग होते हैं, बिल्कुल आलस्य युक्त होते हैं, उन्हें रसद कहा जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको रसद गुप्तचर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ऐसे जो राज्य में जो राजा की कर्मचारी के वेश में रहते हैं तो उनको रसद नामक गुप्तचर कहा जाता है। अब ये रसद का मतलब एक प्रकार से रसद शब्द का जो साक्षात अर्थ है उसका मतलब होता है कि रस को देने वाला। रस का मतलब यहाँ पर जहर से है। तो ये जो लोग होते हैं ये रसद वाले गुप्तचर, तो ये अपने कोई भी इनका अपना व्यक्ति भी हो तो ये अपने कर्म में डटे रहते हैं, यानी राजा ने इनको जो कह दिया वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अब चाहे इनका कोई अपना सगा हो तो ये उसको जहर दे करके भी मार सकते हैं, इसीलिए इनको रसद कहा जाता है। और इसके बाद जो अंतिम गुप्तचर था, कल की कक्षा में आपने देखा होगा, उसका नाम था भिक्षुकी। उसी को परिव्राजिका आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसका क्या लक्षण है, तो बोले परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मणी अंतःपुरे कृत सत्कारा महामात्र कुलान यदि गच्छेत। अब ये जो भिक्षुकी है या फिर ये परिव्राजिका नाम की जो गुप्तचरी है, इसका क्या लक्षण है, ये वृत्ति काम है, यानी ये जॉब के लिए सर्च कर रही है, यानी इसको वृत्ति चाहिए, वृत्ति की कामना करने वाली है। दरिद्र है थोड़ा, इसके पास धन दरिद्र है थोड़ा, ये विधवा भी है और प्रगल्भ यानी दबंग है, ब्राह्मण भी हो सकती है। अंतःपुर में इसका बहुत ज़्यादा सत्कार किया गया है, यानी ये अंतःपुर में रानी का जो महल होता है वहाँ पर ये रह चुकी है और वहाँ पर इसका अच्छे ढंग से सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। और महामात्र कुलानि अधिगच्छेत, और ये ऐसी स्त्री है कि जो प्रत्येक जो महाअमात्य होते हैं, बड़े बड़े प्रधान अमात्य होते हैं, उनके घर में भी प्रवेश पा चुकी है, उनके कुलों में भी ये रह चुकी है। तो ऐसी जो स्त्री होगी, ऐसी जो गुप्तचरी होगी, उसी का नाम परिव्राजिका होगा, ठीक है। मतलब ये लक्षण उसमें कंपलसरी होंगे तभी वो परिव्राजिका गुप्तचरी होगी, या परिव्राजिका नामक जो गुप्तचर का एक भेद है वह लक्षण उसमें घटित होगा। और एक दो गुप्तचर यहाँ पर और बताए हैं, एतया मुंडा वृषल्यो व्याख्याता इति संचारः। और ऐसे ही जैसे ये परिव्राजिका है, ऐसे ही एक और दूसरी गुप्तचरी भी होती है जिसका नाम मुंडा है। तो मुंडा का तात्पर्य ये भी एक गुप्तचरी होती है, सेम जैसे ये परिव्राजिका होती है ऐसी ही होती है, बस मुंडा का मतलब होता है कि इसके सर पे बाल नहीं होते हैं, ये बौद्ध भिक्षुणी की तरह होती है। और वृषली का मतलब है कि ये शूद्र रूप में एक दूसरी गुप्तचरी होती है, तो ये भी सेम इन्हीं की तरह होती हैं, दरिद्र होती हैं, विधवा होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये संचार गुप्तचर हैं। जितने भी आपको अभी तक ये गुप्तचर बताए आज की कक्षा में, तो ये इनको कहा जाता है संचर गुप्तचर या संचार गुप्तचर। ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि निम्नांकितेषु के संचार गुप्तचराः, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो संचार का मतलब है कि भ्रमणशील, यानी ये घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। अब जो संस्था वाले थे, जैसे आपने कल की कक्षा में देखा था कि कापटिक था, उदास्थित था, गृहपतिक था, वैदेहक था, तापस था, ये 5 जो थे ये गुप्तचर थे, संस्था संज्ञा थी इनकी, ठीक है। यानी एक ही जगह में रहते थे, इनको एक स्थान सौंपा गया था। जैसे कापटिक आपने देखा था कि कापटिक को वहाँ पर कहा गया था कि तू ऐसा करेगा कि जो कुछ भी तुझे किसी का
कहीं पर गलत दिख रहा हो तो तू राजा और मुझे तुरंत सूचित कर देगा, ठीक है। इस प्रकार कापट्य को निर्देश दिया गया था, यानी वो एक ही जगह पे स्थिर रह करके अपने कार्यों को अच्छे ढंग से उनका निर्वहन करते हैं, उनको संभालते हैं। लेकिन जो ये संचर गुप्तचर हैं ये बिल्कुल घूमते रहते हैं, इधर उधर बाहर के जितने कार्य होते हैं उन सभी को, यानी जैसे वनीचर होता है, जैसे आपने किरातार्जुनीय में पढ़ा होगा वनीचर, तो ये दूर इधर उधर जा करके सारी गुप्त बातों को राजा तक पहुंचाते हैं। इसी कारण इनको भ्रमणशील गुप्तचर यानी कि इनको संचर गुप्तचर कहा जाता है। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण बातें आपको ये ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो देखा ये गुप्तचरों के लक्षण और गुप्तचरों का, अब यहाँ पर बताएं कि इन गुप्तचरों का क्या कार्य है, इनको क्या क्या करना चाहिए। अब ये काम भी थोड़ा सा आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं होता है। तो क्या करें, जब आपके पास समय नहीं है तो हम इसको जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद देखिए इनके कार्य बता रहे हैं कि तान राजा स्वविषय मंत्री पुरोहित सेनापति युवराज द्वारिका अंतर्वशिक प्रशास्त्री समाहर्त्री सन्निधात्री प्रदिष्ट्री नायक पौरव्या व्यावहारिक कार्मांतिक मंत्री परिषद अध्यक्ष दंड दुर्गांत पालाट विकेशु श्रद्धेय देश वेश शिल्प भाषाभिजनापदेशान भक्तितः सामर्थ्य योगा चाप सर्पयेत। तो अब देखिए अब इनका क्या कार्य है उसके बारे में बता रहे हैं। तो तान मतलब उन गुप्तचरों को राजा क्या करे अपने बारे में और इन सभी के बारे में। अब ये बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, सेनापति हो गए, युवराज हो गए, द्वारिक यानी द्वारपाल हो गए, अंतर्वसिक यानी जो अंतःपुर का रक्षक होता है, प्रशास्त्री यानी जो छावनी का रक्षक होता है, समाहर्त्री यानी कलेक्टर जो होता है, सन्निधात्री कोषाध्यक्ष, प्रदिष्ट्री तो इत्यादि नायक हो गए, ठीक है। ये सारी जितने भी पौरव्य यानी जो वहाँ पर निवास करता है, जो महल का रक्षक होता है, पौरव्य इत्यादि जितने भी होते हैं, व्यावहारिक कार्मांतिक मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, दंड दुर्ग का जो दुर्गांत पाल होता है, इत्यादि बहुत सारे जो राज्य में राजा के जो कर्मचारी गण होते हैं, राज्य के जो सहायक होते हैं। तो राजा क्या करे, जब इन गुप्तचरों की नियुक्ति करे तो राजा को क्या करना है, अपने बारे में और इन सभी के बारे में उन गुप्तचरों के विचारों को समझना है कि ये गुप्तचर मेरे बारे में स्वविषय क्या सोचते हैं और इन सभी मंत्रियों के बारे में, पुरोहित के बारे में, सेनापति के बारे में, युवराज के बारे में, इन सभी अन्य जो कर्मचारी गण हैं इनके बारे में इन गुप्तचरों के मन में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुप्तचर इनके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी के साथ इनकी बैर दुश्मनी है। ऐसा तो नहीं कि कल अगर हमने इनको नियुक्त कर दिया तो ये किसी मंत्री या पुरोहित या द्वारपाल या किसी अंतःपुर रक्षक या किसी कलेक्टर को उसके साथ अन्याय कर दें, उसके साथ कुछ अधर्म कर दें, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए राजा क्या करे, स्वविषय में अपने बारे में इनकी जानकारी लेके ये क्या क्या सोचते हैं हमारे बारे में और हमारी जितने भी यहाँ कर्मचारी इत्यादि हैं उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो राजा करे कि उनकी श्रद्धा, उनका देश वेश, शिल्प भाषा, अभिजन अपदेशान भक्तितः सामर्थ्य योगा चाप सर्पयेत। तो राजा उनकी श्रद्धा, विश्वास, देश वेश, उनका कौन सा देश है, यानी जो गुप्तचर है उनके देश के बारे में, उनके भेष के बारे में, उनकी शिल्प और क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनकी भाषा कैसी है, वो किस प्रकार से हमारे साथ भाषा का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए अब कोई गुप्तचर है तो वो आपके साथ बॉडी लैंग्वेज, जो राजा होगा तो उसके साथ अगर बॉडी लैंग्वेज उसकी सही नहीं है तो फिर उसको गुप्तचर नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राजा को ध्यान रखनी है। उनका देश वेश, शिल्प भाषा, अभिजन यानी इसका कुल कैसा था, तो इत्यादि चीज़ों और राजा के प्रति उसकी कैसी भक्ति है, कितना उसके अंदर सामर्थ्य है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, राजा को गुप्तचर की नियुक्ति करने से पहले जाँच करनी है, तभी राजा उनका नियुक्तिकरण करे। अब उसके बाद देखिए अब इनकी नियुक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किसको कहाँ नियुक्त किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तेषां बाह्यम चारम छत्र भृंगार व्यजन पादुकासन यान वाहनोपग्राहिणस्तीक्ष्णः विद्युः तम सत्रिणः संस्थासु अर्पयेयुः। अब पहला यहाँ पर इन्होंने बताया जो तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर है उसको क्या कार्य सौंपा जाएगा। तो कहते हैं कि तेसाम यानी उनमें से, तेसु या तेसाम तो यतश्च निर्धारणे सप्तमी, आप सभी यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा यहाँ पर षष्ठी हो गई है, निर्धारण में षष्ठी सप्तमी दोनों होती है, आप सभी को पता होगा। तो तेसाम यानी उन सभी गुप्तचरों में जो तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर है वह क्या करेगा, तो कहते हैं वह गुप्तचर बाह्यम चारम छत्र भृंगार व्यजन पादुकासन यान वाहनोपग्राहिणस्तीक्ष्णाः विद्युः।
अब इसका क्या कार्य है, तो कहते हैं कि जो ये तीक्ष्ण नामक गुप्तचर है तो उसका कर्तव्य है कि वह छत्र, छत्र का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो राजा का छत्र होता है, रथ आदि में छत्र होता है, चामर होता है, व्यजन होता है, पादुका होती है, आसन होता है, यान अर्थात उसकी जो पालिका होती है, पालकी होती है, घोड़े आदि वाहन इत्यादि जितने भी होते हैं, तो इन सभी को, जितने भी वाहन, गाड़ी, घोड़ा, राजा का जो सहायक, राजा के सहायक होते हैं, उन सभी उपकरणों की देखरेख कौन करेगा, ये तीक्ष्ण नामक गुप्तचर करेगा। यानी उपग्राहिण, यानी उनको उपगृहित करेगा, उनकी देखरेख करेगा कौन, ये तीक्ष्ण नामक गुप्तचर। तीक्ष्ण नामक गुप्तचर आपको मैंने बताया इसका लक्षण क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ध्यान रखिएगा। तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर होता है ये किलर होता है, ये त्यक्तात्मा होता है और सूर होता है, और ये किसी को भी हस्ती को मार सकता है, ब्याल को मार सकता है, ठीक है। इस प्रकार का ये गुप्तचर होता है तीक्ष्ण। और उसके बाद इस तीक्ष्ण की जो बातें होंगी, ठीक है, यानी सपोज ये तीक्ष्ण जब गुप्तचर बनेगा तो ये क्या काम करेगा, छत्र, भृंगार, व्यजन, यानी राजा के जितने भी ये रथ संबंधी जो कार्य होंगे या वाहन इधर उधर जाने की, यानी गाड़ी को साफ, जैसे गाड़ी की रक्षा करना इत्यादि बातों, वहाँ गुप्त बातों को समझना, ठीक है। और वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्या करेगा, वो तीक्ष्ण गुप्तचर, वो सीधा क्षत्रिय को बताएगा, ठीक है, क्षत्रिय को बताएगा। यानी क्षत्रिय क्या करेगा, उस तीक्ष्ण से उन सभी बातों को जानेगा, और क्षत्रिय उसके बाद उन बातों को संस्था में बता देगा। संस्था का मतलब है कि आप सभी को बताया मैंने, कल संस्था वाले गुप्तचर हमने देखे थे, जिनमें कि कापटिक, उदास्थित आदि आपने 5 गुप्तचर देखे थे। तो संस्था का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, प्रोसीजर को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये संचार गुप्तचर क्या करते हैं, बाहर की जितनी भी गुप्त बातें होती है उनको डायरेक्ट राजा तक नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से राजा तक ये बातें पहुंचती हैं। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण अगर कुछ उसको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्या करेगा, क्षत्रिय को बताएगा, और क्षत्रिय उस बात को फिर कहाँ बताएगा, संस्था में बताएगा। संस्था यानी कि कापटिक आदि में बताएगा, और कापटिक आदि तब उस बात को आगे उस पर कुछ अमल करेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि ये एकदम से वो डायरेक्ट नहीं बता सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो गुप्तचर है रसद, उसका क्या कार्य है उसको भी समझ लीजिए। देखिए, परीक्षा में आपको इनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल 100% है, श्योर है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अगला जो गुप्तचर है रसद, उसका क्या कार्य है वो भी देख लीजिए। तो सूदा, रालिक, स्नापक, संवाहक, स्तरक, कल्पक, प्रसाधक, उदक, परिचारका, रसदाह, ये उसका लक्षण है। और आपको ये लक्षण भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है। ये पूरी पंक्ति भी दी जा सकती है कि इस पंक्ति में किसका लक्षण बताया गया है, ठीक है। तो ये जो रसद होता है, रसद का क्या काम होता है तो बता रहे हैं, सूद, आरालिक, स्नापक, संवाहक। तो सूद का मतलब आप सभी को पता होगा संभवतः, सूद का मतलब होता है जो रसोई, खाना बनाने वाली जितने भी काम होते हैं। आरालिक यानी जो मांस पकाना इत्यादि, जो मीट मांस पकाना, ठीक है। स्नापक यानी नहलाने के लिए, नहलाने वाला, ठीक है। संवाहक यानी जो हाथ पैर आदि जो दबाता है, ठीक है, मसाज करने वाला। आस्तारक यानी जो बिस्तर आदि को धोता है, बिछाता है, राजा की इत्यादि जितने भी काम होते हैं, ठीक है। यानी अंतः उसके जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को, उसको भोजन बनाना, उसके लिए सारे मीट मांस इत्यादि, ठीक है। और कल्पक, प्रसादक यानी उसको प्रसाधन करना, श्रृंगार आदि करने वाला, ठीक है। उदक, परिचारक, और जल आदि भरने वाला, जल आदि को भरवाने वाला, ठीक है। ये सारे काम जो करता है उसको कहते हैं रसद। और ध्यान रखिएगा, ये रसद वो होता है जो जहर देकर किसी को जहर भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो गुप्तचर होगा उसका क्या कार्य होगा ये देख लिया आपने। तो इस प्रकार से रसद का ये कार्य है। और आगे कहते हैं, कुब्ज, वामन, किरात, मूक, बधिर, जडांध, छद्मानो, नट, नर्तक, गायन, वादक, वाग्जीवन, कुशीलवाह, स्त्रियश्चाभ्यंतरम चारम विद्युः। इसके बाद कहते हैं कि जो कुब्ज होंगे, ठीक है, कुब्ज यानी कुबड़े, जैसे कि मंत्रा आपने देखी होगी, सुनी होगी मंत्रा के बारे में। तो मंत्रा, वामन यानी जो बिल्कुल बौने होंगे, किरात यानी जो जंगली होंगे, मूक यानी जो बिल्कुल बोलने में सक्षम नहीं होंगे, बधिर यानी जो बहरे होंगे, जड़ांध यानी जो बिल्कुल अंधे होंगे, या जो छद्म वेश में। अब ये अंधे होंगे का मतलब ऐसा नहीं है कि होंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से छद्म वेश बनाएंगे, कोई कुबड़ा बन करके, कोई वामन बन करके, कोई कुबड़ा हो सकता है, कोई जंगली हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, या कोई छद्म वेश बन करके नट, नर्तक, गायक, गायन, वादक इत्यादि कार्यों को करते हुए कुछ स्त्री गुप्तचरी होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, अंतः जितने भी कार्य होंगे उनको देखेंगे, उनको बताएंगे, उनको जानेंगे, ठीक है।
जो स्त्री गुप्तचर होंगे कैसे होंगे, कुब्ज होंगे, वामन होंगे, किरात होंगे, ठीक है, यानी कुबड़ी होंगे, छोटी बौनी होंगे, किरात होंगे। ऐसी जो वाक जीवन कुशीलवाह यानी जो वाणी में चतुर होंगे, ठीक है, और कुशीलवाह यानी जो कुशीलव कर्म में कारीगरी में भी एक्सपर्ट होंगे। तो ऐसी जो स्त्रियां होंगी, स्त्री गुप्तचर होंगे, वो क्या करेंगे, आभ्यंतरम चारम विद्यु यानी आंतरिक जो चार है, आंतरिक जो कार्य है, गुप्त बातें हैं, तो उनको वो क्या करेंगे, उनका पता लगाएंगे। चारम का मतलब एक प्रकार से रहस्य जो होते हैं, ठीक है, गुप्त बातें। तो आंतरिक जितनी भी गुप्त बातें होंगी उनको कौन पता लगाएगा, तो स्त्री जो गुप्तचरी हैं, ठीक है। स्त्री में भिक्षुकी आ जाती है, और स्त्री में आपकी परिव्राजिका आ जाती है, स्त्री में आपकी मुंडा आ जाती है, वृषली आ जाती है, सारी, ठीक है ना। अब इसके बाद कहते हैं कि जब ये स्त्री जो है आंतरिक बातों को पता लगाएंगी, तो ये स्त्री फिर जैसे इनको कुछ गलत गुप्त बात पता लगी तो ये क्या करेंगे, भिक्षुकी को बताएंगे। जो भिक्षुकी नामक गुप्तचरी है, परिव्राजिका आदि जो आपको अभी बताया हमने, तो उसको बताएंगे, और वह भिक्षुकी क्या करेगी, फिर आगे संस्था में उस बात को बताएगी। यानी आगे एक दूसरे को बताएगा, फिर वो आगे जाएगी बात, ठीक है, एकदम डायरेक्ट से नहीं जाएगी। जैसे कि आज भी आप देखते होंगे, जैसे ग्राम प्रधान होगा तो वो डायरेक्ट किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने मुख्यालय में जाएगा, अपने ब्लॉक में जाएगा, वहाँ से वो बात तहसील में जाएगी, फिर वो आगे जाएगा ना। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इनके कार्य को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे ये कह रहे हैं, संस्थानाम अंतेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चार संचारम कुर्युः न चान्योन्यम संस्थास्ते वा विद्युः। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो संस्था से आप एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि जो कापटिक आदि गुप्तचर हैं, ठीक है, तो उनके जो अंतेवासी हैं, जो कल हमने देखे थे अंतेवासी, उनके जो विद्यार्थी होते हैं या उनके समान जो होते हैं, तो वो क्या करेंगे, देखिए प्रोसीजर आप समझ रहे हैं कि एक गुप्तचर जो बाहर के संचर गुप्तचर हैं वो एक दूसरे को बता करके ये संस्था तक बात पहुंचेगी। उसके बाद संस्था के जो अंतेवासी होंगे ये क्या करेंगे, संज्ञा लिपि भी चार संचारम करियो, ये कुछ कोडिंग लैंग्वेज, यानी संज्ञा लिपि का मतलब है कि कोई गुप्त लैंग्वेज के द्वारा, संज्ञा लिपि भाषा के द्वारा, कोई गुप्त भाषा के द्वारा ये गुप्तचार संचारम यानी गुप्त संचारों के बारे में राजा को बताएंगे, ठीक है। यानी एकदम से ये बिल्कुल खुले में नहीं बताएंगे, बिल्कुल गुप्त भाषा भी गुप्त कोडिंग लैंग्वेज होगी, और इसी से ये क्या करेंगे, राजा को सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नचान न्यून्यम संस्थास्ते वा विद्यु। और एक बात को विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर इन सभी को, कि जो ये जैसे ये संस्था के जो अंतेवासी हैं या जो गुप्तचर हैं, जो क्षत्रिय है, जो दूसरा तीक्ष्ण गुप्तचर है, तो ये परस्पर न च अन्योन्यम यानी एक दूसरे को ये बिल्कुल भी संस्था वाले इन संचर वालों को न जाने कि ये गुप्तचर हैं, यानी एक दूसरे को ये बिल्कुल भी न पहचाने। ये बिल्कुल गुप्तचर होने चाहिए और इनको एक दूसरे के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। तो ये भी ये राजा को ध्यान रखना है इन सभी के बारे में, ठीक है। अब आगे देखिए, भिक्षुकी प्रतिषेधे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भिक्षुकी के बारे में आपको बताए थोड़ी देर पहले कि भिक्षुकी जो है उसका क्या कार्य है, वो अंतःपुर में जाकर जो आंतरिक जो कार्य होते हैं जिनको स्त्री गुप्तचर संभालते हैं, वो उन रहस्यों का पता लगाते हैं, तो भिक्षुकी उनको क्या करेगी, आगे पहुंचाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी भिक्षुकी को अगर किसी महल में न आने दिया जाए, क्योंकि भिक्षुकी थोड़ा एक प्रकार से भिक्षुकी होगी तो उसकी उपेक्षा की जाती है, तो हो सकता है कोई अमात्य भिक्षुकी को अपने महल में न आने दे। तो अगर उसको ऐसी स्थिति में अगर न आने दिया जाए तो वो क्या करे, द्वास्त परंपरा यानी किसी द्वारपाल के माध्यम से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाए। अगर द्वारपाल भी ऐसा भी ना हो, संभव ना हो कि द्वारपाल के माध्यम से बात नहीं पहुँच रही है, तो फिर वो भिक्षुकी क्या करे, वो कुछ ऐसा नाटक करे कि ऐसा कहे कि अंतःपुर में उसका या जो आंतरिक महल में उसका कोई बेटा है, वो उसकी माता है, तो वो उसको मिलने के लिए, जैसे अभिभावक होते हैं तो उनको मिलने के लिए जा रही है, तो इस प्रकार से वो नाटक करके माता पितृ व्यजन यानी माता पितृ का नाटक करके कि उसको वहाँ मिलने जाना है, अंदर जाना है उसे, ठीक है। या फिर शिल्पकारिका यानी शिल्पकारी का नाटक करके कि वहाँ कुछ कार्य करना है, या कुशीलव का नाटक करके कि मैं कारीगर हूँ, मुझे वहाँ मिलने जाना है, दासी का नाटक करके, या फिर गीत पाठ्य वाद्य भांड गूढ़ लेख्य संज्ञाभिर्वा, अथवा कोई भी ऐसा नाटक करके गीत गाने के लिए कि मुझे वहाँ बुलाया गया है गीत गाने के लिए, पाठ्य के लिए, बजाने के लिए, भांड गूढ़ लेख्य, ठीक है, या भांड आदि में कुछ लिख करके वहाँ अपना गुप्त जो रहस्य होगा उसको वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है
कि अगर भिक्षुकी को अंदर न आने दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी बात को तो बिल्कुल किसी भी हालत में वहाँ पहुँचाना है, चाहे वो गीत का बहाना लगाए, कुछ भी बहाना लगाए, चाहे वो किसी भांड में लिख करके, गूढ़ लेख लिख करके वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाए, पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चारम निर्हार्ययुः, तो इस प्रकार से उसको क्या करना है, अपना गुप्त रहस्य जो उसे पता चला उसे वहाँ तक पहुँचाना है। और दीर्घ रोगोन्मादाग्नि रस विसर्गेण व गूढ़ निर्गमनम, और अगर इतने से भी काम न चले, यानी अगर इन सभी में वो फेल हो जाए, तो उसके बाद उसको बहुत भयंकर कोई दूसरा उपाय सोचना है। वो क्या सोचना है कि दीर्घ रोग, उसे ऐसा कुछ बहाना बनाना है कि उसे बहुत बड़ा रोग हो गया है, या उसे कोई ऐसी बहुत बड़ा रोग होने के कारण उसने क्या कर दिया है, आग लगा दी है। ठीक है, या उसने जहर पिला दिया है, रस विसर्गेण। ठीक है, यानी उसने किसी को जहर पिला दिया या खुद जहर वहाँ किसी को जहर पिला दिया है और उसे रोग हो गया, उसने ऐसा कुछ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लग गई है। तो सब में जब कोलाहल हो जाएगा, किसी को जहर पिला दिया जाएगा या उसने कहीं आग लगा दी, अग्नि दाह कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, वहाँ हलचल मच जाएगी और वो गुप्तचरी क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। यानी उसे एट लास्ट उसे क्या करना है, उसे अंदर तो जाना ही है। अंदर न जा पाए तो उसे इस प्रकार से किसी उपाय का सहारा लेकर के अंदर जा कर के गुप्त रहस्यों को बताना है। तो ये उसका कार्य है, यानी उसका काम पूरा होना चाहिए किसी भी हालत में। तो ये कौटिल्य की राजनीति बहुत ही अद्भुत है। तो अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। आप सभी के लिए हम इसको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद कहते हैं कि त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्ययः, अगर राजा को चाहिए कि राजा के पास अगर तीन गुप्तचर आते हैं और एक ही बात को बताते हैं, तो समझ लीजिए कि राजा उन पर विश्वास करेगा, कि क्योंकि जब तीन गुप्तचर आएंगे और गुप्तचर तो आपस में एक दूसरे को जानते हैं नहीं, और जब तीनों के तीनों एक ही बात को कहेंगे तो राजा उन पर पूर्णतः विश्वास कर सकता है। लेकिन अगर त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्यय, यानी तीनों अगर एक ही बात बोलेंगे तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अगर तेषाम अभीक्षण विनिपाते, अगर वो एक बात को न बोलें, कोई गुप्तचर आ रहा है, वो कुछ गुप्त रहस्य लेकर के आ रहा है, झूठ झूठ कुछ बोल रहा है, दूसरा गुप्तचर है उसने कुछ और बोला, तीसरा है उसने कुछ और बोला, अगर ऐसी स्थिति हो तो राजा क्या करे, तेषाम अभीक्षण विनिपाते, यानी अगर वो गलत एक दूसरे अलग अलग बातें बोल करके आते हैं, अलग अलग रहस्य लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजा को क्या करना है, चुपचाप उनको दंड दे करके या उनको पिटवाना है, दंड देना है और उनको हटा देना है उनके पद से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इसके बाद देखिए कंटक शोधनोक्त, जो कंटक शोधन नामक जो अगला, इसके बाद देखिए हम पहला अधिकरण पढ़ रहे हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु जो ये कंटक शोधन नामक जो अधिकरण है, आप सभी को बता दूं चौथे नंबर का जो अधिकरण है, विनयाध्यक्ष धर्मस्तंभ कंटकम योग मंडले, तो चौथा जो अधिकरण है उसमें भी कुछ गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कंटक शोधन में जो गुप्तचर आएंगे या वहाँ पर जिन गुप्तचरों को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि कंटक शोधन नामक जो अधिकरण है उस प्रकरण में बताए गए गुप्तचरों को भी यहीं पर क्या कर लेना चाहिए, नियुक्त राजा नियुक्त कर ले। तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं कि उनको कैसे नियुक्त करना है। तो परेषु कृत वेतनावसेयुः, तो उनको ऐसा नियुक्त करना है कि वो गुप्तचर कैसे होंगे, परेषु यानी परदेश में होंगे। ठीक है, और परदेश में जाकर के वहाँ की जो सरकार होगी उनसे क्या करेंगे, वेतन लेंगे, और वेतन लेकर के उनके नौकर बन करके वहाँ पर क्या करेंगे, उनके गुप्त रहस्यों को जानेंगे। तो इस प्रकार के गुप्तचर भी होते हैं जो अपने देश से दूसरे देश में गए होते हैं, राजा के द्वारा उनको वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से वो सारी गुप्त सीक्रेट बातें राजा को बताते हैं, और प्लस वहाँ का जो राजा होगा, वहाँ का जो राष्ट्रपति होगा, वो उनको वेतन भी देगा और इधर का राजा भी देगा, यानी दोनों तरफ से उनको वेतन मिलेगा। लेकिन काम भी उनका थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि दूसरे देश में जाकर के वो सारी गुप्त बातों को बताते हैं। तो इस प्रकार के वो गुप्तचर होते हैं जो कंटक शोधन में भी बताए जाएंगे। तो ऐसे जो गुप्तचर होते हैं दोनों तरफ से उनको वेतन मिलता है। तो वो क्या करेंगे, संपाद निश्चारार्थम तविवहि वेतनाः, संपाद निश्चारार्थम अर्थात गुप्त रहस्यों को बताने के लिए वो क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या लेते हैं, वेतन लेते हैं, यानी इधर से भी लेंगे उधर से लेंगे, डबल डबल उनको फायदा होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद कुछ श्लोक इसमें ज़्यादा हैं इस प्रकरण में, तो इन सभी श्लोकों को जल्दी जल्दी से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक है देखिए, गृहीता पुत्र दाराश्च कुर्यात् उभय वेतनान् तांश्चारि प्रहितान विद्या तेषां शौचम तद्विधे। तो सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे
जो गुप्तचर हैं जो कि विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, विदेश में जा रखे हैं और विदेश में क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेतन ले रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं। तो राजा को क्या करना है, उनकी जो पुत्र होंगे, उनकी जो पत्नियाँ होंगी, उनको अपने पास रखना है। अपने पास रखना है इन द सेंस कि अपने पास उनको रखना है, उनका पालन पोषण अपने आप ही करना है, क्योंकि वो तो दूर है। अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि गुप्तचर होंगे, कभी यहाँ आएंगे अपनी पत्नी को लेकर, कभी फिर वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए राजा को क्या करना है, उनको अपने पास रखना है और उनको दोनों तरफ से वेतन मिल रहा है, ऐसे जो गुप्तचर हैं। और तांश्चारी प्रहितान विद्या तेसाम शौचम च तद्विदे। तो देखिए, दो प्रकार के गुप्तचर होंगे, एक तो इस राजा के होंगे, एक उस राजा के होंगे। अब ऐसा भी होगा जैसे इस राजा के गुप्तचर उस देश में हैं, और ऐसा भी हो सकता है उस राजा के गुप्तचर यहाँ आ रखे हैं, गुप्तचर हैं वो, अब वो यहाँ होंगे। तो राजा क्या करे, जो वहाँ से यहाँ गुप्तचर आए होंगे यहाँ की गुप्त बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो राजा क्या करे, उन अरिप्रहितान यानी शत्रु देश से जो प्रहितान यानी प्रेषित जो गुप्तचर होंगे, उनको भी राजा समझे, उनको जाने। कैसे जाने, उनका सारा परीक्षण करे, उनको अच्छे ढंग से देखता रहे कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारी गुप्त बातों को वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो राजा उनको अच्छे ढंग से विधि पूर्वक उनके बारे में सारी बातों को ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि वो गुप्तचर वहाँ कुछ उल्टा सुल्टा सारी बातें बता करके राजा का जो राज्य है समस्त राज्य नष्ट कर दें। तो इसीलिए राजा क्या करे, उनका भी ध्यान रखता रहे, जो दूसरे देश से उसके देश में गुप्त बातों, गुप्त रहस्यों को जानने के लिए आ रखे हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एवं सत्रौच मित्रे च मध्यमे चाव पेचरान उदासीने च तेषां च तीर्थेषु अष्टादशस्वपि। इस प्रकार से देखिए, राजा को चाहिए कि राजा शत्रु देश में या शत्रु का जो देश है या मित्र देश है, मित्र देश होता है जैसे, ठीक है, या मध्यम देश है जिसको ना राजा से कोई बैर है ना कोई प्रेम है, या फिर कोई उदासीन है जो राजा के प्रति उदासीन है, ना कुछ बोलता है, अंदर ही अंदर पता नहीं उसके मन में क्या क्या चल रहा है। तो ऐसे जो नाना प्रकार के जो राजा के शत्रु आदि हैं, तो उन शत्रु आदि के जो शत्रु आदि हैं, तो उन शत्रु आदि के देश में राजा को क्या करना है, अपने गुप्तचरों को क्या करना है, अवपेत यानी अपने गुप्तचरों को वहाँ पर भेज देना है, उनकी सारी गुप्त बातों को जानने के लिए। क्योंकि हो सकता है उसके शत्रु वाला जो देश है, शत्रु राजा है, उसका शत्रु राजा है जो, या मित्र देश है, मित्र राजा है, तो हो सकता है वो कुछ गलत कर दे। तो इसीलिए राजा को इन सभी जगह अपने गुप्तचरों को वहाँ पर भेज देना है, उनको वेतन देता रहे और उनको वहाँ पर भेज करके सारे गुप्त रहस्यों को जानता रहे, ठीक है। प्लस तेषां च तीर्थेषु अष्टादशस्वपि। अब आप सभी को बता दें, जो ये गुप्तचर राजा शत्रु देश मित्र देश यहाँ पर बता रहे हैं जो, तो आपको यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जो मध्यम उदासीन राजाओं के बारे में बताएं, तो इनके भी 18 प्रकार के इनके कर्मचारी गण होते हैं, या एक प्रकार से कहें कि इनके ही नीचे कुछ अंडर में जो काम करने वाले होते हैं, उनको तीर्थ यहाँ पर संज्ञा दे रखी है। तीर्थ का मतलब कोई स्थान से नहीं है, तीर्थ का मतलब है जो राजा के ही जो अंडर में 18 प्रकार के कर्मचारी गण होते हैं। जैसे उसके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उन सभी को कलेक्टर आदि जितने भी प्रकार के होते हैं, तो उन सभी जितने भी उसके मुख्य मुख्य मंत्री होते हैं, ठीक है, 18 होते हैं टोटल, ये भी आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो उन प्रत्येक शत्रु देश में, मित्र देश में, मध्यम देश में, उदासीन देश में राजा क्या करें, उन सभी जगह अपने अपने गुप्तचरों को सेट कर दे, वहाँ पर भेज दे। प्लस उनके जितने भी 18 प्रकार के जो अन्य भी उनके मुख्य मंत्री होंगे वहाँ तक भी भेज दे। उदाहरण के लिए जैसे अब भारत देश है, ठीक है, तो भारत देश अगर अमेरिका में अपने गुप्तचर भेजता है, तो अमेरिका में जब गुप्तचर भेजेगा तो एक गुप्तचर तो राष्ट्रपति के यहाँ पे जाएगा, जो बिल्कुल वहाँ पर रहेगा, व्हाइट हाउस में व्हाइट हाउस के आसपास रहेगा, ठीक है। दूसरा गुप्तचर कहीं मुख्यमंत्री, वहाँ अमेरिका का जो मुख्यमंत्री होगा वहाँ पर रहेगा। तीसरा गुप्तचर कहीं अमेरिका के जो और मंत्री होंगे उनके पास रहेगा। यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुप्तचर, एक ही गुप्तचर नहीं बल्कि कई गुप्तचर भेजना है, यही इसका मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद जो है यहाँ पर अंतः गृहचर, यानी अब कुछ गुप्तचर ऐसे होंगे जो वहाँ विदेश में जो शत्रु देश होंगे, जो मित्र देश होंगे या मध्यम देश होंगे, उदासीन देश होंगे, तो उनके जो अंदर गृह आंतरिक जो गृह हैं, जो अंदर जहाँ राजा निवास करता है या जहाँ रानी निवास करती है, वहाँ पर भी कुछ गुप्तचर राजा को भेजने होंगे, यहाँ के राजा को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैसे गुप्तचर वहाँ भेजेगा, तो कुब्ज वामन षण्डकाः अंतः गृह चरास्तेषाम, यानी उनके अंतः गृह परिसरों में कैसे गुप्तचर भेजेगा, या तो कुबड़ी गुप्तचरी को भेजेगा, या वामन यानी बौनी को भेजेगा, या फिर षण्डक अर्थात नपुंसक को भेजेगा, या शिल्पपति अर्थात जो कारीगर हैं या स्त्रियाँ
इस प्रकार से स्त्री गुप्तचरों को वहाँ पर भेजेगा, ठीक है। या वो मूक हों, गूंगे हो, या चित्राश्चा या म्लेच्छ जाति, या इस प्रकार से हो, या म्लेच्छ जाति के हों, ऐसे गुप्तचरों को उनके अंतः गृह में भेजेगा। और वो गुप्तचर क्या होंगी? स्त्रियाँ होंगी, ठीक है, क्योंकि स्त्रियों पर किसी प्रकार का शक नहीं होगा उनको, और क्योंकि वो तो पहले से ही कुबड़ी, बौने, नपुंसक या गूंगे आदि होंगे, तो ऐसे में उनको कोई भी शक नहीं होगा, संदेह नहीं होगा। तो ऐसे गुप्तचरों को राजा कहाँ भेजेगा? अंतः गृह परिसर में, ठीक है। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि दुर्गेषु वणिजः संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसः। अब कहते हैं ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। दुर्गेषु अर्थात जो दुर्ग होता है, किला होता है, उसमें किसको नियुक्त करना चाहिए, किस गुप्तचर को करना है, तो ये परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। उसमें वणिज नामक गुप्तचर को नियुक्त करना है। तो वणिज आपको कल की कक्षा में बताया था हमने, वैदेहक को वणिज कहा जाता है। तो वणिज जो होता है उसको कहाँ करना है? दुर्ग में करना है, यानी किले के पास में। और दुर्ग की जो सीमा होगी वहाँ पर जो तापस गुप्तचर है, कल हमने तापस अंतिम में एक गुप्तचर देखा था तापस, तो उसको कहाँ पर करना है? दुर्ग के अंतिम यानी सीमा पर करना है, जो किला होगा उसकी सीमा पर। और जो कर्षक और उदास्थित दो गुप्तचर हैं जो कल की कक्षा में हमने देखे थे, कर्षक यानी गृहपतिक, और उदास्थित जो हमने कल आपको बताया था जो सन्यासी वेश में होता है। तो इन दोनों गुप्तचरों को राष्ट्र में, यानी राष्ट्र जो देश होगा उसमें, अपने देश में राजा क्या करेगा? नियुक्त करेगा, वहाँ पर इनको कार्य सौंप देगा। और राष्ट्र की सीमा पर राष्ट्रांते व्रजवासिनः, जो अपने देश की जो सीमा होगी वहाँ पर किसको नियुक्त करेगा? तो व्रजवासी को, यानी जो गाय भैंस चराने वाले होते हैं व्रजवासी, उनको वहाँ पर नियुक्त करेगा। कहाँ पर? राष्ट्रांत। तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक में ऐसा बताया गया कि दुर्ग में किसे नियुक्त करना है, दुर्ग की सीमा पर किसे करना है, राष्ट्र में किसे करना है, और राष्ट्र की सीमा पर किसे करना है। अब इसके बाद देखिए और भी कहाँ कहाँ किसको नियुक्त करना है। अब आगे कहते हैं वने वनचराः कार्यः। अब जंगल में भी राजा को कुछ गुप्तचर नियुक्त करने हैं, क्योंकि जंगल में जंगल की कुछ बातें, गुप्त बातें, जंगल में कोई व्यक्ति है, कुछ शिकार कर रहा है, ठीक है, उन सभी गुप्त बातों को राजा तक पहुँचाया जाए, तो इसके लिए राजा क्या करेगा? वहाँ गुप्तचर नियुक्त करेगा। वहाँ किसको करेगा? वनेचर। अब वनेचर आपने किरात अर्जुनीयम में भी देखा होगा, तो वहाँ पर भी वो गुप्तचर ही था। तो वनेचर कहाँ करेगा? राजा गुप्तचर, वनेचर नामक जो गुप्तचर होगा उसे जंगल में भेज देगा, ठीक है। और श्रमणाटविकादयः, या फिर श्रमण आटविकादि को वहाँ पर नियुक्त कर दे। श्रमण भी जो है एक जंगल में ही जो वन्यचर का ही आदि इनके साथी होते हैं, उन्हीं का प्रकार है। तो अटविका यानी जो परिव्राजक होते हैं सन्यासी रूप में, तो उनको वहाँ पर जंगल में भेज देगा, जंगल गुप्त रहस्यों को जानने के लिए। पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थ, क्यों भेजेगा? तो गुप्त रहस्यों को जानने के लिए, पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थ, तो यानी दूसरे की प्रवृत्ति को जानने के लिए, दूसरे के रहस्य को जानने के लिए। शीघ्राचार परंपरा, तो इस प्रकार से ये जो है रहस्यों की परंपरा को राजा क्या करेगा? इन परंपरा को चलाने के लिए, इन सभी परंपराओं को रहस्य जानने के लिए राजा अपने अपने गुप्तचरों को यथास्थान में भेज देगा, उनको नियुक्त कर देगा, वहाँ पर तत्त स्थानों पर उनको कार्य सौंप देगा। और ये गुप्तचर क्या करेंगे? तो बोले ये गुप्तचर करेंगे परस्य चैते बोधव्यास तादृशैरेव तादृशः। ये गुप्तचर सेम चेन बनाते रहेंगे, ठीक है। यानी गुप्तचर क्या करेंगे? दूसरे की रहस्यों को जानते हुए दूसरे व्यक्ति के रहस्यों को जानेंगे, और ये क्या करेंगे? अपने जैसे ही कुछ गुप्तचर अपने समान ही कुछ लोगों को जोड़ते रहेंगे अपनी चेन में, ताकि ये और बड़ी चेन बना सके। और इस प्रकार से चार संचारिणः संस्था गूढ़ाश्चागूढ़ संहिता, इस प्रकार से ये दो प्रकार के गुप्तचरों की हमने यहाँ चर्चा की। एक तो हो गए संचारी और एक हो गए संस्था नामक गुप्तचर। तो आपको ध्यान रखना है ये गुप्त संचारी जो गुप्तचर हैं, जो कि आपको आज की कक्षा में बताया गया, और संस्था जो कल बताए गए थे। इस प्रकार से दो गुप्तचरों के प्रकार हैं, और इनमें भी 5 गुप्तचर यहाँ देखे हमने, 5 यहाँ देखे, ठीक है। तो ये गूढ़ और अगूढ़ संज्ञा के हैं, ठीक है, यानी कुछ गूढ़ पुरुष होते हैं, कुछ गूढ़ परिणिधि होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गुप्तचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुल मिलाकर के आपको इन सभी गुप्तचरों का नाम ध्यान रखना है, गुप्तचरों का लक्षण क्या है वो भी ध्यान रखना है, और गुप्तचरों का कार्य क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंत में एक और श्लोक यहाँ पर दिया गया है कि अकृत्यान्कृत्य पक्षीय दर्शितान कार्य हेतु भी पराप सर्प ज्ञानार्थम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पराप सर्प ज्ञानार्थम मुख्यानंतेषु वासयेत। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो ऐसे गुप्तचर जो कि अकृत्यान्कृत्य पक्षीय, अर्थात ऐसे गुप्तचर जो कि दूसरे के बहकावे में नहीं आते हैं, यानी राजा के बिल्कुल अच्छे गुप्तचर हैं, जो कि शत्रु के किसी भी बहकावे में या उसके प्रलोभन में नहीं आते हैं। ऐसे जो गुप्तचर होंगे उनको राजा क्या करेगा? मुख्यानंतेषु वासयेत, यानी उनको मुख्य
मुख्य रूप से उनको क्या कर देगा, सीमा के अंत में यानी देश के अंत में उनको लगा देगा। किनको, जिन पर शत्रु देश का कोई भी लोभ प्रलोभन नहीं चलता है, यानी वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, जो बिल्कुल दृढ़ रहते हैं, राजा में जिनकी भक्ति है। तो अकृत्यान कृत्य पक्षीयर दर्शितान कार्य हितो भी, ऐसे जो गुप्तचर होंगे जो कि अकृत्यान कृत्य पक्षी है, यानी जो शत्रु देश पक्ष वाले हैं उनके द्वारा जो कुछ किया गया है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अकृत्य है। और ऐसे जो गुप्तचर होंगे उनको पराप सर्प ज्ञानार्थम मुख्यानंतेषु वासयेत, अर्थात पराप सर्प ज्ञानार्थम अर्थात दूसरे के रहस्यों को जानने के लिए, अर्थात शत्रु देश के रहस्यों को जानने के लिए उन गुप्तचरों को राजा क्या करे, मुख्य स्थलों पर क्या कर दे, मुख्यान अंतेषु वासयेत, अर्थात उन मुख्य गुप्तचरों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुख्य होंगे, क्योंकि राजा में पूरा विश्वास रखते हैं, राजा के प्रति दृढ़ हैं, तो ऐसे गुप्तचरों को अंतेषु वासयेत, यानी ऐसे गुप्तचरों को अंत में, सीमा के अंत भाग में उनको राज्य की सीमा पर नियुक्त कर दे। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं और बाकी आप अर्थशास्त्र की जो टेक्स्ट बुक है उससे भी समझ सकते हैं। तो आज का ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। आप सभी ने देखा होगा, यदि कौटिल्य अर्थशास्त्रीय विनयाधिकारी के प्रथमाधिकरणे गूढ़ पुरुषोत्पत्ति नामक जो कल प्रकरण शुरू हुआ था, तो पहला वही था और आज ये गूढ़ पुरुष परिणिधि है। इसमें संचार उत्पत्ति हमने कल पढ़ा, कल संस्था उत्पत्ति पढ़ा, आज हमने संचार उत्पत्ति नामक ये अध्याय पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों अध्याय इसमें कंप्लीट हुए, यानी ये 8वां जो प्रकरण था ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला विषय प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कमेंट रख करके हमें नीचे ज़रूर बताएं कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया, नहीं आया तो भी कमेंट करिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपको कौन सा विषय इसमें समझ में नहीं आया। परीक्षा के लिए बहुत सारे बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। एक बार मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। अब देखिए ये कंक्लूजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कल भी आपको ये सारी बातें बताई थी, ये हमने कल की कक्षा में देखे, यानी गूढ़ पुरुष उत्पत्ति नामक जो प्रकरण था उसमें हमने इन गुप्तचरों के बारे में देखा, और आज की कक्षा में हमने इन सत्री तीक्ष्ण रसद भिक्षु के मुंडा वृषली इत्यादि जो गुप्तचर हैं इनके बारे में आज हमने समझा। तो कुल मिलाकर के आपको इनको तो ध्यान रखना ही है कि ये गुप्तचरों का नाम है और इनके लक्षण बहुत ज़रूरी हैं, इनका कार्य भी बहुत ज़रूरी है, इनको कहाँ कहाँ नियुक्त करना है, वो सारी बातें आपको परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसीलिए इन चीज़ों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको इन विषयों को शॉर्टकट में पढ़ना है या फिर ग्रंथ की पंक्तियों से पढ़ना है बिल्कुल विस्तृत रूप से। तो आप हमें बता सकते हैं अगर विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो हम आपको बिल्कुल एक ही वीडियो में सारा शॉर्टकट बता देंगे क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में मिलेंगे, तो आप लोग इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इन सभी जो भी PDFs हैं, जो भी नोट्स मटेरियल हैं, उन सभी को आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।